हाय फ्रेंड्स, आई एम मुज़म्मिल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोज़ा फिजिक्स। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच्ड वायर। सो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बल्क मॉडुलस स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बल्क मॉडुलस, है ना, मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी है ना। लेट्स से आई हैव ए बॉडी, है ना। एक बॉडी है मेरे पास यहाँ पे, है ना, और मैंने उसे एक फ्लूइड के अंदर डाल दिया। क्या कर दिया मैंने उसे? फ्लूइड के अंदर उस बॉडी को डाल दिया, है ना। ये बॉडी है और मैंने इसे फ्लूइड के अंदर डाल दिया। अब जब मैं इसे फ्लूइड के अंदर डालूंगा तो जाहिर सी बात है इसे प्रेशर लगेगा, है ना। इस बॉडी को अगर मैंने फ्लूइड के अंदर डाल दिया तो जाहिर सी बात है इस पे क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा, है ना। चारों तरफ से इस पे क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा, है ना। हर तरफ से इस पे क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। जाहिर सी बात है ये फ्लूइड में है ना। तो प्रेशर इस पे एग्जर्ट होगा। प्रेशर कुछ इस तरह का इसका ऐसा सिनेरियो होगा, है ना। प्रेशर, जाहिर सी बात है ना, प्रेशर लगेगा। अब मैंने जो मटेरियल लिया है ना, ये जो मटेरियल है, ये मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है? एक स्पॉन्ज है, एक स्पॉन्ज है ना। मैं यहाँ पे स्टील भी ले सकता था, स्पॉन्ज भी ले सकता था। वो मैंने अपने अनुसार जो सोचा मैं स्पॉन्ज ले लिया, है ना। अब जाहिर सी बात है जब इसमें प्रेशर लगेगा तो ये जो बॉडी है इसका वॉल्यूम चेंज होगा, है ना। ये जो बॉडी है इसका वॉल्यूम चेंज होगा। मान लेते हैं ये जो बॉडी का जो इनिशियल वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम इस बॉडी का V था, है ना। अब जाहिर सी बात है इस बॉडी का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, है ना। जो इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है? इनिशियल वॉल्यूम V है ना। तो ज़ाहिर-सी बात है इस बॉडी का वॉल्यूम चेंज होगा लेट से, क्योंकि हर तरफ से प्रेशर लग रहा है। इस बॉडी का वॉल्यूम क्या क्या चेंज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। इस बॉडी का वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि लिक्विड के अंदर ये बॉडी रखा हुआ है, उसके बॉडी पर चारों तरफ से क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है ना। प्रेशर लग रहा है ना। चारों तरफ से इसमें फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। अब इसका वॉल्यूम कम हो गया, देखिए इसका इतना समझ में आया कि इसका वॉल्यूम कम हो गया। और मैंने आप लोग को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ाया था, है ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ाया था। पहले तो प्रेशर लगा, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम था वो कम हो गया। प्रेशर, है ना, प्रेशर लगा जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो गया। इसका मतलब क्या गया? वॉल्यूम में चेंज आया, जिसको हम कहते हैं डेल्टा वी। वॉल्यूम में चेंज आया, डेल्टा वी किसकी वजह से हुआ? प्रेशर की वजह से हुआ, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इन द सेंस क्या आप लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो बॉडी है ना, इसके अंदर जो प्रेशर मान लीजिए पी इनसाइड, इसके अंदर भी प्रेशर होगा। अब बाहर का जो लिक्विड के बॉडी के बाहर का जो प्रेशर है, जो इस पे एग्जर्ट हो रहा है जो प्रेशर, वो पी नॉट है ना। बाहर का प्रेशर पी नॉट, अंदर का प्रेशर पी इनसाइड। प्रेशर अंदर का प्रेशर, है ना, अंदर वाला प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर। जाहिर सी बात है ये बाहर वाला प्रेशर बड़ा है, तभी ये बाहर वाला प्रेशर इसके वॉल्यूम को कम कर पाया है ना। जाहिर सी बात है जो प्रेशर लगा रहा है, जो फोर्स ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो फोर्स कौन सा? कॉम्प्रेसिव फोर्स है। तो चारों तरफ से जो कॉम्प्रेसिव फोर्स लगने के वजह से इस बॉडी का वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। इस बॉडी का वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया, है ना। अब वो जो कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या कर रहा है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो उसी प्रेशर की वजह से क्या हो गया? इसका वॉल्यूम कम हो गया। एक पी नॉट है, एक पी इनसाइड है। तो जो प्रेशर की वजह से जो वॉल्यूम जो कम हुआ, वो किस प्रेशर की वजह से हुआ? ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, है ना। एक्सेस प्रेशर बराबर हो जाएगा हमारा, एक्सेस प्रेशर को हम लिख सकते हैं चेंज इन प्रेशर डेल्टा वी बराबर हो जाएगा पी नॉट, है ना। पी नॉट माइनस पी आउटसाइड कर दीजिए, पी आउटसाइड माइनस पी इनसाइड। ये हमारा क्या हो गया? बाहर का प्रेशर। मतलब जितना प्रेशर बाहर था उतना में से हमने अंदर का प्रेशर घटा दिया, तो जो प्रेशर हमारा बचा वही प्रेशर ने इसका वॉल्यूम कम किया। जाहिर सी बात है ये बाहर से प्रेशर लगाएगा, तो ये जो बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो अंदर से प्रेशर लगाएगा। अंदर से प्रेशर लगाएगा ताकि इस बॉडी में जो चेंज हो रहा है उसको अपोज कर सके, ताकि वो चेंज ना हो, ताकि इसका वॉल्यूम कम ना हो। तो ये अंदर वाला जो प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर के अगेंस्ट में, है ना, क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। ये इस तरफ प्रेशर लगाएगा, ये इस तरफ प्रेशर लगाएगा, है ना। तो ज़ाहिर-सी बात है बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा है, लिक्विड के अंदर रखा हुआ है, फ्लूइड के अंदर रखा हुआ है ये जो बॉडी है वो किसके अंदर रखा हुआ है? फ्लूइड के अंदर रखा हुआ है, इससे चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है। ये जो पी नॉट प्रेशर है वो इसके वॉल्यूम को कम करता रहेगा। तो किस प्रेशर ने वॉल्यूम कम किया? पी नॉट माइनस पी इनसाइड। अगर जितना प्रेशर पी नॉट में से अंदर वाला पूरा प्रेशर घटा देंगे तो हमारे पास जो प्रेशर बचेगा वही प्रेशर इसका वॉल्यूम कम करेगा, जिसको हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर। तो इसका जो वॉल्यूम चेंज हुआ, इसका जो वॉल्यूम कम हुआ, किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, है ना। बाहर वाले प्रेशर में से अंदर वाला प्रेशर घटा दे, जो प्रेशर बचा वही प्रेशर वॉल्यूम क्या करेगा? घटाएगा। इतना समझ गए? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है डेल्टा वी, है ना। अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, जो कि मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है पिछली वाली वीडियो में, है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो भैया ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता क्या है?
तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर हमारा होता है डेल्टा वी बाई वी, जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम होता है, जो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम था, है ना, और जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम था, उस दोनों का रेशियो। तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम का क्या हमारा रेशियो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। इनिशियल वॉल्यूम हमारा कितना था, वी था, और चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी। तो अब देखिए प्रेशर कितना, तो वॉल्यूम किसकी वजह से चेंज हुआ, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर डेल्टा डेल्टा पी। अरे मैं गलती से इधर से मुझे यहाँ पे डेल्टा पी लिखना था, मैंने गलती से यहाँ पे डेल्टा पी लिख दिया, सॉरी इसके लिए, है ना। तो डेल्टा पी बराबर पी आउटसाइड माइनस पी इनसाइड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इतना होता है हमारा। तो बल्क मॉडुलस हमारा कहता है, बल्क मॉडुलस कहता है ना, ये जो बल्क मॉडुलस है वो कहता है ये जो चेंज इन प्रेशर है, ये जो चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी, है ना, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बल्क मॉडुलस जो हमारा होता है, बल्क मॉडुलस, है ना, वो क्या होता है हमारा डेल्टा पी बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको हम लोग कहते हैं बल्क मॉडुलस, है ना। तो बी बराबर हो जाएगा चेंज इन प्रेशर बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा है कितना, डेल्टा वी बाई बी, और यहाँ पे माइनस का साइन। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई इतना तो समझ में आया कि डेल्टा पी बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, यही हमारा बल्क मॉडुलस कहता है, यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगाया है। देखिए माइनस का साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि आप लोग खुद ही गौर कीजिए कि हमारा जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी बराबर कितना होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब देखिए इसकी जो इनिशियल वॉल्यूम थी वो तो थी वी, अब इसकी फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई, घट गई, इसकी फाइनल वॉल्यूम कम हो गई, इसकी फाइनल वॉल्यूम को लेट से वी एफ मान लेते हैं। तो इसकी जो फाइनल वॉल्यूम थी वो कम है और इसकी जो इनिशियल वॉल्यूम थी वो ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जब फाइनल वैल्यू घट गई है तो जाहिर सी बात है इसलिए हमने इधर माइनस का साइन लगाया है। जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर मैंने डेल्टा वी लिख दिया, है ना, अब वी एफ की वैल्यू वी एफ से छोटी है क्योंकि फाइनल वॉल्यूम तो ये थी, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से घट गई, इनिशियल वॉल्यूम इतना था और फाइनल वॉल्यूम इतना हो गया, तो जाहिर सी बात है फाइनल वॉल्यूम कम हो गई, घट गई फाइनल वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, माइनस का साइन लगाया कि जो फाइनल वॉल्यूम थी वो इनिशियल वॉल्यूम से कम आ गई, तो इसलिए हमारा चेंज इन प्रेशर माइनस में आएगा। जाहिर सी बात है कि वी एफ अगर वी आई से छोटा है ना, वी एफ अगर वी आई से छोटा है ना, तो जाहिर सी बात है आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये जो वी आई की वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी है और वी आई पे माइनस का साइन है, तो जाहिर सी बात है जब इसको हम लोग इवेल्यूएट करेंगे तो हमेशा आंसर जो है डेल्टा वी माइनस में आ जाएगा, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम घट गई थी, इसलिए डेल्टा वी का जो वैल्यू आएगा वो माइनस में ही आएगा। डेल्टा वी का वैल्यू कितना आएगा, माइनस में आएगा, डेल्टा वी का वैल्यू माइनस में आएगा। तो क्योंकि अगर डेल्टा वी का वैल्यू माइनस में आ रहा है ना, डेल्टा वी का वैल्यू अगर माइनस में आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया, इसी को कहते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस। अब मैं इसे और भी ज़्यादा इवेल्यूएट करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ और भी अच्छे तरीके से, बी बराबर माइनस वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी, इस वी को मैंने ऊपर ले लिया बाई डेल्टा वी। अब देखिए मैं डेल्टा पी को डी पी लिख सकता हूँ और डेल्टा वी को मैं डी वी लिख सकता हूँ, है ना, तो बराबर जाएगा माइनस वी डी पी बाई डी वी, है ना, डी पी बाई डी वी, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ और यही हमारा क्या हो गया, बल्क मॉडुलस, इसी को कहते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस। अब एक कंसेप्ट आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी का, एक कंसेप्ट आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी का, है ना, कॉम्प्रेसिबिलिटी, है ना, कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी के, है ना, कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी के को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये जो कॉम्प्रेसिबिलिटी जो कि के होता है वो जो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। बल्क मॉडुलस हमारा लेट से बी है ना, तो ये जो कॉम्प्रेसिबिलिटी या फिर आप लोग कह लीजिए जो के है वो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल है। बल्क मॉडुलस का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो बल्क मॉडुलस हमारा बी है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/b। तो हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी या के को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल है, तो हम ले सकते हैं 1/b। कॉम्प्रेसिबिलिटी बराबर 1/b, 1/b, इतना आप लोग समझ में आएगा। प्रेशर इनसाइड था, प्रेशर आउटसाइड था, पी नॉट माइनस पी इनसाइड बराबर हो गया चेंज इन प्रेशर, और चेंज इन वॉल्यूम कितना होता है हमारा, डेल्टा वी, डेल्टा वी को हम लोग लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई। आंसर जाहिर सी बात है माइनस में आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। इतना आप लोग समझ में आएगा, बल्क मॉडुलस हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो चलिए अब हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ना। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी है जो कि है ना स्क्वायर शेप की है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक बॉडी है जो कि स्क्वायर शेप की है ना। अब ये जो बॉडी है
वो इस सरफेस से कुछ इस तरह से क्या है, फिक्स्ड है। वो इस सरफेस से क्या है, इस तरह से फिक्स्ड है ना। ये जो बॉडी क्या है, इस सरफेस से क्या है, फिक्स्ड है। ये है ना। और ये वाली जो हाइट है इस बॉडी की, इस बॉडी के जितना भी साइड है ना, सबका लेंथ कितना है, मान लेते हैं h है। क्या है, मान लेते हैं कि h है ना। अब मान लीजिए मैंने इस बॉडी पे कुछ इस तरह का फोर्स लगाया, तो ये बॉडी मुझे क्या देखती है कि ये बॉडी कुछ इस तरह से हो जाती है। अभी ये तो ये स्क्वायर थी है ना, कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम का शेप धारण कर लेती है, कुछ इस तरह की ये बॉडी हो जाती है ना। तो मैंने क्या किया, ये बॉडी सरफेस फिक्स है, सरफेस से जुदा तो हो नहीं सकती। इस तरह का मैंने फोर्स लगाया, मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाया इस बॉडी पे, तो ये बॉडी क्या हो गई, शेयर्ड हो गई है ना। क्या हो गई, शेयर्ड हो गई है ना। और मैंने आप लोगों को बता रखा है, जब मैं इस तरह का फोर्स लगाऊंगा और बॉडी को मैं कुछ ज्यादा शेयर कर दूंगा है ना। जब मैं टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा किसी बॉडी पे जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं कि ए, कुछ भी है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं कि ए है ना। जब मैं टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा किसी बॉडी पे, तो वो जो फोर्स जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, उस स्ट्रेस का नाम होता है शेयरिंग स्ट्रेस, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, शेयरिंग स्ट्रेस। जब मैं टेंजेंशियली किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा और जब बॉडी कुछ इस तरह की हो जाएगी, तो मैं उसे कहूंगा शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजें जिसको हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस को और क्या कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। जाहिर सी बात है, मैं टेंजेंशियली फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसको मैं क्या कहूंगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस है ना। ये होता था हमारा शेयरिंग स्ट्रेस, या कह लीजिए टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो मैं थ्रू आउट द वीडियो शेयरिंग स्ट्रेस कहते हुए ही इसे डिनोट करूंगा है ना, शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस का समझ में आ गया है ना, फोर्स अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस। तो ये तो हुआ शेयरिंग स्ट्रेस का मामला। अब होता है एक शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन तो समझा देता है, अब होता है शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है वो समझ लीजिए। मान लीजिए जब मैंने इस बॉडी पे शेयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस किया है ना, ये बॉडी अभी क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस के प्रभाव में। जब ये बॉडी शेयरिंग स्ट्रेस के प्रभाव में थी, तो ये बॉडी कुछ इस तरह की हो गई। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस बॉडी का, लेट से ये डिस्प्लेसमेंट कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये बॉडी गई है ना, ये डिस्प्लेसमेंट जो जितना डिस्प्लेस की बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक में, उसको मान लेते एक्स दूरी तक डिस्प्लेस की। ये वाली डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। ये वाली डिस्टेंस तो थी है ना, इस वाली डिस्टेंस को हमने एक्स मान लिया, और ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी एच है ना। अब मान लीजिए जब फोर्स टेंजेंशियली फोर्स लगा के इस बॉडी को ऐसे शेयर किया, इस बॉडी को ऐसे शेयर कर दिया, तो ये बॉडी कुछ इस तरह का यहाँ पे ऐसे एंगल बनाएगी। इस एंगल को मान लेते हैं एंगल क्या है, थीटा है ना। फोर्स लगा के मैंने बॉडी को कुछ इस तरह से घिसकाया, तो कुछ एंगल बनाते हुए बॉडी गई, कुछ एंगल बनाते हुए इस बॉडी को मैंने है ना है ना आगे किया, तो ये क्या बनाया, थीटा एंगल बनाया। तो ये थीटा एंगल बना दिया ये बॉडी है ना। जाहिर सी बात है, ये कितना हमारा, ये है हमारा 90 डिग्री है ना। ये क्या है हमारा 90 डिग्री है, एंड ये हमारे दिख रहा है कि ये क्या है, एक राइट एंगल है। तो जाहिर सी बात है थीटा है ना। तो tan थीटा बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या है, x है, और यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, इस थीटा के हिसाब से h हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, ये एक राइट ट्रायंगल है ना। तो tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस x बाई एच, और x बाई एच हमारा क्या हो गया, tan थीटा हो गया। और इसी को है ना, इसी को हम लोग कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। x बाई एच को ही हम लोग क्या कहते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस है ना। ये जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, देखिए ये स्ट्रेन हुआ, ये अपने जगह से घिसका, थीटा एंगल बनाते हुए ये अपने जगह से घिसका, थीटा एंगल बनाते हुए अपने जगह से घिसका है ना। ये वाली जो दूरी थी, वो ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट थी, उसको मैंने x मान लिया, और ये वाली दूरी तो h है ना, वो तो पहले से ही है ना, पहले से ही मैंने मान रखा है, ये वाली दूरी कितनी है, h है। ये थीटा बराबर हो जाएगा x बाई एच, यही होता है हमारा शेयरिंग स्ट्रेस। इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, x बाई एच, वही हमारा क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस होगा। ये तो आप समझ गए कि शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, जिसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा। ये शेयरिंग स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा बराबर लिख सकता हूँ x बाई एच। मैं ये अज्यूम करता हूँ, चल रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेन है वो बहुत छोटा है। अब ये जो स्ट्रेन, क्योंकि ये जो स्ट्रेन है ना, ये जो स्ट्रेन है, अब क्योंकि वो बहुत बहुत छोटा है ना, तो जो tan थीटा की जो वैल्यू है, ये जो tan थीटा है, ये जो tan थीटा की जो वैल्यू है इस स्ट्रेन के लिए, ये जो स्ट्रेन जो है, जो क्योंकि ये जो स्ट्रेन बहुत छोटा है, मैं ये अज्यूम करते हुए मान रहा हूँ कि स्ट्रेन इज वेरी स्मॉल। तो इस बहुत छोटे से स्ट्रेन के लिए जो tan थीटा होगा, वो भी तो छोटा ही होगा ना। तो यहाँ पे मेरा क्या निकल के आता है कि tan थीटा वो काफी ज्यादा छोटा है। और अगर tan थीटा बराबर मेरा x बाई एच के है, tan थीटा बराबर बहुत ज्यादा छोटा है, tan थीटा बराबर किसके, x बाई एच के है,
तो क्या हमें tan थीटा को, हम ये जानते हैं कि जब tan थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो वो इक्विवेलेंट होती है थीटा के, वो इक्विवेलेंट होती है थीटा के। तो क्या मैं थीटा बराबर कर सकता हूँ x बाई एच, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है x बाई एच के, एंड इफ tan थीटा इज वेरी स्मॉल, तो tan थीटा को हम लोग थीटा के इक्विवेलेंट कर सकते हैं, tan थीटा को हम लोग मान सकते हैं थीटा के बराबर। और यहाँ पे जो थीटा है उसको हमें डिग्री में नहीं लेना है, उसे हमें रेडियन में लेना है। थीटा को किस में लेना है? हमें रेडियन में लेना है, क्योंकि मैंने tan थीटा को थीटा के रूप में मान लिया कि लेट्स से tan थीटा काफी ज्यादा छोटा है तो वो थीटा के ही बराबर है, समझ लीजिए, है ना। लगभग वो हमें ऑलमोस्ट वो थीटा के ही बराबर है। तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा एक्स बाई एच के, क्योंकि tan थीटा बराबर था एक्स बाई एच के, और क्योंकि tan थीटा थीटा के लगभग बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा बराबर है एक्स बाई एच के, और थीटा को हमें रेडियंस में लेना है, ना कि डिग्रीज में। तो थीटा बराबर हो गया हमारा एक्स बाई एच के। यही थीटा हमारा क्या है? शेयरिंग स्ट्रेन। तो चलिए, मैं आपको शेयरिंग स्ट्रेस पहले से पता था, मैंने आप लोगों को शेयरिंग स्ट्रेन समझा दिया। अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का क्या काम आता है? तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहता है कि जो हमारा शेयरिंग स्ट्रेस है, जो हमारा शेयरिंग स्ट्रेस है और जो हमारा शेयरिंग स्ट्रेन है, जो हमारा शेयरिंग स्ट्रेन है, उन दोनों का रेशियो ही, उन दोनों का रेशियो ही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाता है। उन दोनों का रेशियो ही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना। तो शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटा साइन से, है ना। कौन से साइन से? ईटा से, ईटा से रिप्रेजेंट किया, है ना। तो बराबर कितने का हो जाएगा? शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस बराबर कितने होता है? फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेस। तो फोर्स बाय एरिया हो गया, है ना। शेयरिंग स्ट्रेस ये तो हो गया शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन, बाय शेयरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन बराबर कितने की होता है भाई? शेयरिंग स्ट्रेन अभी हमने समझा कि ये x बाई एच, तो यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन बराबर कितने की हो जाएगा? हमारा x बाई एच के हो जाएगा, x बाई एच के। और यही हुआ हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और मैं अगर इसे और भी ज़्यादा इवेल्युएट करना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ f बाई ए बाई थीटा। एक्स बाई एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? थीटा अभी मैंने निकाला कि tan थीटा को मैं थीटा के इक्विवेलेंट कर दिया, तो थीटा बराबर कितना हो गया? हमारा x बाई एच के हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि x बाई एच बराबर थीटा, तो f बाई ए बाई थीटा। मैं इसे और इवेल्युएट करूँ तो ये कुछ इस तरह का होगा, f बाई ए थीटा। इसको मैं कह सकता हूँ कि यही है हमारा ईटा, या फिर कह लीजिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इतना आप समझ गए कि यही था हमारा पूरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेट वायर पढ़ लेते हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेट वायर, है ना। तो इस टॉपिक के बारे में अभी हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्या कि हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है ना। तो मान लीजिए मैंने एक वायर लिया, है ना, एक वायर लिया, मैंने वायर लिया। ये जो वायर है वो है ना अपर इंड से, मतलब कि ऊपर वाले सरफेस से क्या है? फिक्स्ड है ना। इस वाले छोर से क्या है? फिक्स्ड है ये वाला वायर, इस वाले छोर से फिक्स्ड है ना। ये जो वायर है यहाँ पे, ये वायर क्या है? फिक्स्ड है। और अभी जो ये वायर है वो अपनी नेचुरल लेंथ में, वो अपनी नेचुरल लेंथ में, है ना। अभी वायर क्या है? अपने नेचुरल लेंथ में, है ना। अब मैंने क्या किया कि इस वायर पे, है ना, अभी तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। अब इस मैंने क्या किया, इस वायर पे एक मास m का एक ब्लॉक डाल दिया, मास m का एक ब्लॉक डाल दिया, है ना। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने इस वायर की जो ओरिजिनल लेंथ थी, जो इस वायर की नेचुरल लेंथ थी, वो कितनी है? वो मान लेते हैं कि L है ना। और जब मैंने ये मास डाल दिया तो सिचुएशन बदल जाती है। सिचुएशन कुछ इस तरह से बदलती है कि यहाँ पे मैं एक और तरह से आप लोग समझाता हूँ डायग्राम बना के, है ना। ये जो लेंथ L था वो और भी ज़्यादा इलोंगेट हो गया। जाहिर सी बात है ये मास है, नीचे फोर्स लगेगा, जाहिर बात है ये मास है, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, जिस वेट से वो इस रस्सी को नीचे की ओर खींचेगा। तो जाहिर सी बात है इस रस्सी नहीं, वायर, इस वायर में इलोंगेशन पैदा होगा। और वो जो इलोंगेशन होगा
उसका जिम्मेदार कौन होगा? यही मास होगा, यही वेट होगा, जो कि इस वायर में डिफॉर्मेशन का कारण बना। अभी जो डिफॉर्मेशन हुआ, पहले तो लेंथ एल थी, पहले लेंथ एल थी, अब बढ़ते बढ़ते, है ना, बढ़ते बढ़ते ये ब्लॉक यहाँ तक पहुंच गया। अब पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ तो एल थी। अब ये जो, क्योंकि मैंने ये मास लटका दिया, इसकी वजह से ये जो मास है इस वायर को और नीचे खींचा, खींचते खींचते कितना नीचे खींच लिया? डेल्टा एल। डेल्टा एल और नीचे आ गया, खींचते खींचते डेल्टा एल खींच लिया, मतलब डेल्टा एल ये ब्लॉक नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है? इसने डेल्टा एल और इसने डेल्टा, ये जो जितना लेंथ था इस वायर का उसमें से इसने डेल्टा एल, है ना, और बढ़ा दिया, उसमें डेल्टा एल और बढ़ा दिया। तो इसका जो लेंथ है वो डेल्टा एल और बढ़ गया, और जो इसका टोटल लेंथ है इस वायर का वो है एल प्लस डेल्टा एल। इतना कुछ समझ गए? अब जाहिर सी बात है, ये जो एल प्लस डेल्टा एल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ये ब्लॉक इस पे ऐड करना शुरू किया होगा, नीचे इसने एक्सटर्नल, जिस एक्सटर्नल फोर्स से इसने इस वायर को डिफॉर्म करना शुरू किया, खींचना शुरू किया, तो अंदर की जो इंटरनल फोर्सेस है वो जाग चुकी होंगी, अंदर की इंटरनल फोर्सेस जाग गई थी। अब ये जो अंदर की जो इंटरनल फोर्सेस थी, क्योंकि अब ये अंदर की इंटरनल फोर्सेस जाग चुकी हैं, ये जो इंटरनल फोर्सेस है ना, वो इंटरनल फोर्सेस क्या करेंगी? ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको अपोज करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जो वायर है जो कि इलोंगेट हो रहा है, जो कि इलोंगेट हो रहा है किसकी वजह से? इस मास m की वजह से, जो कि वेट लगा रहा है इसके मास m के वेट की वजह से, जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। अब क्योंकि ये जो वेट का जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वेट, है ना, वो नीचे की ओर लग रहा है, इसके वजह से वायर में आया इलोंगेशन, वायर में आया इलोंगेशन। ये जो ब्लॉक मास m है ये और नीचे चला गया, कितना नीचे गया? डेल्टा एल नीचे गया, है ना, मतलब इसने डेल्टा एल वायर को खींच दिया, और पहले तो एल था और कितना खींच दिया? डेल्टा एल खींच दिया। जाहिर सी बात है, जब ये इलोंगेट कर रहा होगा, जब ये डिफॉर्मेशन पैदा कर रहा होगा, तो अंदर की इंटरनल फोर्सेस जाग गई होंगी, और वही इंटरनल फोर्सेस ये जो इस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए वर्क करेंगी। क्या करेंगी? वर्क करेंगी, है ना। इंटरनल फोर्सेस, ये इंटरनल फोर्सेस आगे है कौन? रीस्टोरिंग फोर्सेस। मैंने बताया था आप लोग को रीस्टोरिंग फोर्सेस के बारे में, मैंने आप लोग को पहले की वीडियो में पहले ही बता रखा है रीस्टोरिंग फोर्सेस के बारे में, तो आपको पता है कि आखिर रीस्टोरिंग फोर्स क्या है। यही इंटरनल फोर्स क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स है, जो कि जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको अपोज करने के लिए लग रही है। नीचे अगर, है ना, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, जो कि इस वायर को डिफॉर्म कर रहा है ना, तो ऊपर से, है ना, रीस्टोरिंग फोर्सेस अप्लाई हो रही है, रीस्टोरिंग फोर्सेस, रीस्टोरिंग फोर्सेस, है ना। ऊपर क्या लग रही है? रीस्टोरिंग फोर्सेस लग रही है, और ये रीस्टोरिंग फोर्सेस, है ना, तब तक लगती रहती हैं जब तक कि ये ब्लॉक और ये जो वायर का जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। जैसे इस सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, तो आप ये समझ जाइए कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर है। जाहिर सी बात है, जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स अगर ऊपर लगेगा तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है, मतलब इंटरनल फोर्स ने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया, अब डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो रीस्टोरिंग फोर्सेस के बराबर हो गया। अब क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो गया, जाहिर सी बात है और इलोंगेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स और ये एक्सटर्नल फोर्स है दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जाहिर सी बात है ना, कोई, है ना, इसलिए आप लोग इतना चीज तो अभी तक अच्छे तरीके से समझ गए। तो ये रीस्टोरिंग फोर्सेस एक्ट करने लगेंगी, ये जो इलोंगेशन हो रहा है, जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वायर में, उसको रोकने के लिए। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्सेस काम करना शुरू कर देंगे, मतलब वर्क करना शुरू कर देंगी इस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट। ये जो वर्क ये रीस्टोरिंग फोर्स करेंगे, यही जो वर्क जो करेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, ये जो वर्क डन करेंगे, है ना, ये जो वर्क डन करेंगी, है ना, ये जो वर्क डन करेंगी, ये जो कार्य करेंगी, वो कार्य आखिर गया कहाँ? वो वर्क डन आखिर गया कहाँ? तो हमें समझ में ये आता है कि वो जो वर्क डन किया रीस्टोरिंग फोर्सेस ने अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करने के लिए, वो जो वर्क डन किया रीस्टोरिंग फोर्सेस ने इस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने के लिए, उसी वर्क डन के वजह से, उसी वर्क डन के वजह से वो क्या कर रही थी? इस वायर को डिफॉर्म होने से, इस वायर को डिफॉर्मेशन से वापस रिफॉर्मेशन की तरफ ला रही थी, मतलब वापस अपने ओरिजिनल शेप की ओर ला रही थी, और उसी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ पाया, क्योंकि वो रीस्टोरिंग फोर्सेस बराबर हो गई थी एक्सटर्नल फोर्सेस की, तो दोनों फोर्सेस बराबर हो गए थे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया था। तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्सेस ने जो इतना सारा काम किया, आखिर वो काम कन्वर्ट किस में हुआ? वो वर्क डन गया है कहाँ? तो हमें समझ में आता है वो जो वर्क डन था वो चला गया पोटेंशियल एनर्जी में। और किस में चला गया?
पोटेंशियल एनर्जी में, वायर के पोटेंशियल एनर्जी, वायर में वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, ये डेल्टा एल तक खींचने में। तो हम यही डिराइव करेंगे आज की इस वीडियो में कि वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आखिर है कितनी। वो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिराइव करेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, जब तक ये इलोंगेशन नहीं हुआ था, यहाँ पर की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? जब तक इलोंगेशन यहाँ पे कितना 0 है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना है, डेल्टा एल है। यहाँ पे इलोंगेशन कितना है, इलोंगेशन 0 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डेल्टा एल है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा एल है। जब तक इलोंगेशन नहीं होता, मान लीजिए इस मास एम ब्लॉक को मैंने हटा दिया, मान लीजिए जब ये अपने नेचुरल लेंथ में थी, है ना? जब तक इलोंगेशन नहीं होता, तब तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लगभग 0 के बराबर होगी। ज़ाहिर-सी बात है, कोई वर्क हो ही नहीं रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कुछ जब वर्क डन ही नहीं हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट भी नहीं होगा, पोटेंशियल वायर के पोटेंशियल में जाएगा भी नहीं। मगर जैसे ही हमने यहाँ पे ब्लॉक लगा दिया, तो वर्क डन होना स्टार्ट किया, वो वर्क डन किस में चला गया, पोटेंशियल में चला गया। बिना ब्लॉक के तो तब तक, जब ब्लॉक नहीं लगा हुआ था, तब तक तो वायर में लगभग 0 था पोटेंशियल एनर्जी, है ना? जब ब्लॉक लगा दिया तभी पोटेंशियल एनर्जी आई, उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग निकालेंगे। तो चलिए उसी के भाग दौड़ में अभी हम लोग चलते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा एल हो गया, इसकी फाइनल पोजीशन कितनी है, डेल्टा एल है ना? जो एक्सटेंशन की जो फाइनल पोजीशन है वो डेल्टा एल है, और इनिशियल पोजीशन कितनी है, 0 है। यहाँ पे तो इलोंगेशन 0 था ना, इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि 0 है। अब मान लेते हैं कि किसी एक्सटेंशन पे जाके, लेट्स से एक्स एक्सटेंशन पे जाके, एक्स एक्सटेंशन में जाके, मान लीजिए जब ये वायर एक्स दूरी तक इलोंगेट हो गया था, है ना? एक्स दूरी तक क्या हो गया था, इलोंगेट हो गया था ये वायर, एक्स दूरी तक ये वायर डिफॉर्म हो गया था। तो मान लीजिए एक्स दूरी पे जाके मैं एक्स दूरी पे चला जाता हूँ, जब तक ये एक्स दूरी तक इलोंगेट हो गया था, है ना? अभी ये तो इसकी फाइनल, इसकी इस इलोंगेशन की फाइनल पोजीशन क्या है, वो डेल्टा एल है। ये जो फाइनल इलोंगेशन था वो तो हमारा डेल्टा एल था, यहाँ से लेके यहाँ तक तो डेल्टा एल है। मैं बात कर रहा हूँ कि बीच में इलोंगेशन जब हो रहा था, उसी के बीच में मान लीजिए जब जब तक एक्स दूरी तक इलोंगेशन हो गया था, मैं तब तक की बात कर रहा हूँ। पूरा इलोंगेशन, फाइनल इलोंगेशन तो हमारा डेल्टा एल ही है। हमारा 0 से लेके पूरा डेल्टा एल तक ही इलोंगेशन हुआ है। मैं कह रहा हूँ डेल्टा एल के इलोंगेशन होने से पहले जो इलोंगेशन हो रहा था, बीच में जो इलोंगेशन हो रहा होगा, है ना? इस दोनों के बीच में जो इलोंगेशन हो रहा होगा, मान लीजिए एक दूरी तक जब इलोंगेट हो गया होगा, मैं अभी तक डेल्टा एल तक की बात नहीं की, डेल्टा एल तो पूरा फाइनल इलोंगेशन है ना? मैं कह रहा हूँ कि डेल्टा एल से पहले तक की इलोंगेशन की बात कर रहा हूँ, जब डेल्टा एल से पहले इलोंगेशन वैसा हो रहा होगा, है ना? तो मैंने मान लिया कि चलो भाई एक दूरी तक जब तक इलोंगेशन हो गया होगा, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा होगा, और यहाँ पे फोर्सेस काम कर रही होंगी। यहाँ पे क्या कर रही होंगी, फोर्सेस काम कर रही होंगी इस इलोंगेशन में। ज़ाहिर सी बात है, जब इलोंगेशन डेल्टा एल तक हो गया होगा, तब जब इलोंगेशन यहाँ तक हो गया होगा, तब तो ये जो पूरा सिस्टम था वो इक्विलिब्रियम में आ गया। अब क्योंकि जब इलोंगेशन डेल्टा एल तक हो गया था, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया था, तो एक्सटर्नल फोर्सेस रीस्टोरिंग फोर्सेस के बराबर हो गई थी। जब सिस्टम यहाँ तक आ गया था, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम था, तब एक्सटर्नल फोर्सेस रीस्टोरिंग फोर्सेस के बराबर थी। मगर मैं कह रहा हूँ कि भाई रीस्टोरिंग के प्रोसेस के दौरान, मतलब कि इलोंगेशन के प्रोसेस के दौरान जब इलोंगेट हो ही रहा था, तब भी तो यहाँ पे फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, तब भी तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। आखिर वहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्सेस की वैल्यू होगी क्या? क्या यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्सेस की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू के बराबर होगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्सेस की वैल्यू होगी, मैं अभी आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। देखिए, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहता है? Y बराबर होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के। स्ट्रेस बराबर कितना होता है, फोर्स बाय एरिया के। मैं किस फोर्स की बात कर रहा हूँ, रीस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा हूँ। मैं किस फोर्स की बात कर रहा हूँ, रीस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा हूँ। रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, बाय, है ना, बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना हमारा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ है कितना हमारा, एल है। ओरिजिनल लेंथ है कितना हमारा, एल है, ये वाला एल, है ना? और चेंज इन लेंथ कितना हमारा, एक्स है। हमने कित, कित, कितना इलोंगेशन लिया था, एक्स दूरी तक इलोंगेशन। जब तक एक्स दूरी तक इलोंगेशन हो गया था, वो वाला इलोंगेशन लिया, तब वहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। हमने मान लिया कि एक दूरी तक इलोंगेशन हो गया था, वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है, उसकी वैल्यू आखिर कितनी है, क्योंकि उसकी वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर नहीं होगी। यहाँ पे उसकी वैल्यू अलग होगी इस दौरान। तो इस दौरान की वैल्यू दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया था, तब रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू, तब हमें पता है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया था, तब तो हमें पता है कि तब तो भाई रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर थी। तभी ना सिस्टम इक्विलिब्रियम में आया कि नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाले फोर्स के, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। मगर जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं था, जब इलोंगेशन हो रहा था, तब भी तो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही होंगी, तब रीस्टोरिंग फोर्सेस की वैल्यू अलग होगी। और वही अलग वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं। वो अलग वैल्यू हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के द्वारा निकालेंगे। देखिए यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स को, यही हमें रीस्टोरिंग फोर्स निकालना है ना? कितना, चेंज इन लेंथ के लिए एक्स, जो चेंज इन लेंथ है हमारा, एक्स चेंज इन लेंथ है,
बाई ओरिजिनल लेंथ हमारा एल है, तो ये फोर्स बराबर हो कितने के जाएगा, है ना, तो वाई बराबर हो जाएगा हमारा एफ, है ना, एफ रीस्टोरिंग इनटू, है ना, एफ रीस्टोरिंग, अब फिर हमें डिफाइन करें तो एफ रीस्टोरिंग एल बाई ए एक्स, तो रीस्टोरिंग फोर्स हमारा हो कितने जाएगा, एफ रीस्टोरिंग बराबर हो जाएगा ए बाई एक्स बाई एल। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा रीस्टोरिंग फोर्स, उसकी वैल्यू ए बाई एक्स बाई एल होगी। और यहाँ पे फोर्स हमने कैसे निकाला, यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी के लिए रीस्टोरिंग फोर्स को हमने, है ना, एफ मान लिया। अब रीस्टोरिंग फोर्स को हमने क्या मान लिया था, एफ मान लिया था। अभी जो रीस्टोरिंग फोर्स जो एफ है, अब मेरे को ये रीस्टोरिंग फोर्स निकालना है किसके लिए, जब एक्स दूरी तक इलोंगेशन हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ लिया वो एक्स लिया है, ताकि जब मैं रीस्टोरिंग फोर्स लगाऊं तो किसके लिए निकले, जब तक एक्स दूरी तक इलोंगेशन हो गया था तब के लिए रीस्टोरिंग फोर्स निकले, तब के लिए कितना फोर्स लग रहा था वो वाला फोर्स निकालने के लिए मैंने रीस्टोरिंग फोर्स निकाला है। यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है वो वाला फोर्स निकालने के लिए मैंने रीस्टोरिंग फोर्स इसके मदद से निकाल लिया। वो आया कितना, ए वाई एक्स बाई एल। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक्स दूरी तक तो इलोंगेट हो ही गया था, एकदम छोटा से बहुत छोटा सा एकदम माइन्यूट छोटा सा इलोंगेशन में ले लेता हूँ, छोटा सा इलोंगेशन और हो जाता है, थोड़ा सा इलोंगेशन और ले लेता हूँ, जिसको मैं कह देता हूँ dx, एकदम छोटा सा इलोंगेशन। मैंने छोटा सा इलोंगेशन और ले लिया, छोटा सा इलोंगेशन और हो गया, तो ये जो छोटा सा इलोंगेशन ले लिया, उस इलोंगेशन को मैंने क्या मान लिया dx। वो इलोंगेशन मैंने dx ले लिया, छोटा सा एकदम छोटा सा इलोंगेशन मैंने क्या ले लिया, dx ले लिया। मैंने मान लिया कि मैं कौन सा कैसा इलोंगेशन लिया है, मैंने ऐसा माना कि मैंने dx इलोंगेशन ले लिया। इतना हो गया। अब हम निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन बराबर होगा कितने, जाहिर सी बात है वर्क डन किसने किया, रीस्टोरिंग फोर्सेस ने इन एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट, किसने वर्क डन किया, रीस्टोरिंग फोर्स ने वर्क डन किया एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट, वही कन्वर्टेड हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा, एफ आर, है ना, एफ आर एस टी, है ना, रीस्टोरिंग फोर्सेस इनटू dx, है ना, फोर्सेस है रीस्टोरिंग फोर्सेस इनटू dx वर्क डन। तो वर्क डन हमें, है ना, dx इलोंगेशन के लिए एकदम छोटा सा वर्क डन होगा, है ना, dw, है ना, एकदम छोटा सा वर्क डन बराबर हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्सेस। रीस्टोरिंग फोर्स है कितना, रीस्टोरिंग फोर्स है हमारा, है ना, वो है ये वाला फोर्स हम लोग लेंगे। वर्क डन निकालने के लिए हम लोग कौन से फोर्स से ds को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले फोर्स जो हमने लिया है, जहाँ पे x दूरी तक जो इलोंगेशन हुआ था तब के लिए जो फोर्स लग रहा था वही वाला फोर्स हम लोग इधर इस्तेमाल करेंगे, है ना। इधर हम लोग यही वाला रीस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे, इसलिए मैंने ये वाला रीस्टोरिंग फोर्स निकाला था क्योंकि वर्क डन निकालने में यही काम आएगा। तो वर्क डन निकालने के लिए ए वाई एक्स बाई एल, है ना, dx, है ना। अब क्या करना है, हमने वर्क डन निकाला छोटे से इलोंगेशन dx के लिए, मगर हमें तो वर्क डन निकालना है भाई जीरो से लेकर डेल्टा एल तक पूरा इलोंगेशन के लिए निकालना है ना। तो जाहिर सी बात है इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, इंटीग्रेशन से हम पूरा जोड़ देंगे जीरो से लेकर एल तक का पूरा वर्क डन। अब इंटीग्रेट करेंगे, इससे भी इंटीग्रेट कर दिया, है ना, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर दिया। अब जो इंटीग्रेशन करेंगे वहाँ पे हमें लिमिट बताना पड़ेगा कि भाई कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेके डेल्टा एल तक, इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेके डेल्टा एल तक, है ना, इंटीग्रेशन क्या जीरो से लेके डेल्टा एल तक। अब चलिए अब इंटीग्रेशन का काम बाकी है, इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए, है ना। तो छोटे से वर्क डन का इंटीग्रेशन कितना होगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, पूरा वर्क डन को जोड़ देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बड़ा सा वर्क डन, है ना, बराबर हो जाएगा। इसमें से ए वाई बाई एल को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। अंदर क्या बच गया हमारा, अंदर बच गया एक्स डी एक्स, जीरो से लेके डेल्टा एल तक, है ना। तो वर्क डन बराबर हमारा हो जाएगा ए वाई एल, है ना, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है डीएक्स के रेस्पेक्ट में, वो होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना। इंटीग्रेशन कहाँ से लेके कहाँ तक हम करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेके एल तक। चलिए इतना आपको जीरो से लेके डेल्टा एल तक, है ना, डेल्टा एल तक बराबर हो जाएगा ए वाई बाई एल, है ना, इंटू एक्स के जगह पे पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, है ना, इतना तो आपको पता ही है। तो ये बराबर कितने को हो जाएगा, ए वाई एक्स, है ना, इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर बाई टू। तो ये हमारा हो गया वर्क डन के बराबर, ए वाई, है ना, बाई टू इंटू डेल्टा एल स्क्वायर बाई एल। यही हमारा किसके बराबर हो गया, वर्क डन के बराबर। यही वर्क डन किस में चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो क्या मैं लिख सकता हूँ, यही वर्क डन हमारा किस में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा वायर के पोटेंशियल एनर्जी में, वायर के पोटेंशियल एनर्जी में। तो यही पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू वाई। वाई क्या है हमारा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू डेल्टा एल स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होगा। और मैं अगर इसको और ब्रेक कर दूं, अगर मैं इसे और अच्छे से ब्रेक करूं तो ये कितना जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ इंटू, है ना, ये हाफ इंटू इतना, आप तो समझ गए। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक खेल कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको, है ना, मैं इसको क्या करता हूँ, एल और एल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एल से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और एल से मैं इसको डिवाइड भी कर देता हूँ, है ना। कौन से एल से, ओरिजिनल लेंथ से, जो हमारा ओरिजिनल लेंथ था, है ना, एल से। एल से मैंने इसे मल्टीप्लाई भी किया, एल से मैंने इसे डिवाइड भी किया, एल से मल्टीप्लाई किया और एल से हमने डिवाइड भी किया। ऐसा हमने क्यों किया, है ना, देखिए एल से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एल से हमने डिवाइड भी किया। ऐसा हमने क्यों किया वो मैं अभी आप लोग को अच्छे से बता दूंगा, है ना। और एल से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है ये दोनों वापस तो कट ही जाएगा, तो वापस तो इतना ही आंसर आ जाएगा, वापस तो ये दोनों कट के 1 ही आ जाएगा, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, एल से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, एल से डिवाइड भी कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल से मल्टीप्लाई भी कर दिया, एल से डिवाइड भी कर दिया। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने वाली चीज है। अब मैं इसे लिख सकता हूँ, है ना, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू वाई, है ना, इंटू डी एल का स्क्वायर बाई एल, है ना, इंटू डी एल का स्क्वायर बाई एल, इंटू डी एल का स्क्वायर, ये एल को मैंने यहाँ लिया है, इंटू ए इंटू एल। अब देखिए ये जो ए इंटू एल है, क्या ये वॉल्यूम हुआ हमारा, एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ होता कितना के, ये जो लेंथ है क्या, यही हाइट थी, ये जो ओरिजिनल लेंथ थी ये क्या थी, यही हाइट थी हमारी, ये लेंथ क्या थी, इस वायर की हाइट थी। तो एरिया इंटू हाइट हमारा होता कितना है, एरिया इंटू हाइट बराबर होता है हमारा वॉल्यूम के, ये होता है वॉल्यूम, इसको हम लोग मान लेते हैं वी। तो चलिए ये होता है वी के, है ना। अब मैं बताता हूँ आपको, तो पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं यू से डिनोट करूंगा, बराबर हो जाएगा हाफ इंटू वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख सकता हूँ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख सकता हूँ, स्ट्रेस, है ना, अपॉन स्ट्रेन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इनटू, हाँ तो वाई को मैंने क्या लिख दिया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना, इनटू डेल्टा एल का स्क्वायर बाय एल। देखिए यहाँ पे डेल्टा एल का स्क्वायर बाय एल, ये तो क्या हो गया, ए एल क्या हो गया, ये तो ए एल वॉल्यूम हो गया हमारा, इसका चैप्टर क्लियर है ना, डेल्टा एल स्क्वायर बाय एल। अब देखिए यहाँ पे मैंने शायद लगता है कोई गलती की है, देखिए यहाँ पे हमारा वर्क डन कितना निकला था, ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे मैंने ए वाई बाई एल डेल्टा एल स्क्वायर, यहाँ पे मैं एल लगाना भूल ही गया। देखिए यहाँ पे एल है ना, यहाँ पे मैंने एल लगाना भूल गया, फिर उसके बाद मैंने एल से मल्टीप्लाई भी किया, एल से डिवाइड भी किया, है ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं अगर एल से मल्टीप्लाई करेंगे, एल से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि ये दोनों कट के 1 ही आ जाएगा, है ना। तो इतना हमने कर लिया। अब देखिए हाफ, हाफ को मैंने इधर कर दिया, ए इंटू एल, ये ए इंटू एल कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे ए इंटू एल को अलग से लिख दिया, ये ए इंटू एल वॉल्यूम हो गया। अब हमारा बच्चा कितना, वाई डेल्टा एल स्क्वायर बाई एल इंटू एल, है ना। तो एल इंटू एल होता कितना है, एल स्क्वायर के, ये एल स्क्वायर हो गया, ये डेल्टा एल स्क्वायर इधर है, वाई इधर है, ए एल इधर है, तो ये वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम हो गया हमारा, ये हाफ मैंने इधर ले लिया। अब हमारा बचा कितना, वाई डेल्टा एल स्क्वायर और ये एल इंटू एल, एल इंटू एल कितना होता है, एल स्क्वायर डेल्टा एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इतना आप समझ गए। ये तो ए इंटू एल वॉल्यूम हो गया, तो डेल्टा एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ए एल बराबर कितने का था, वॉल्यूम के था, इतना आप लोग समझ गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमारा पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव होने वाला है, तो पोटेंशियल यू बराबर कितने के हो गया हमारा, हाफ इंटू स्ट्रेस, देखिए मैंने y को स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख दिया, हाफ इंटू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, है ना, हाफ इंटू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इंटू डेल्टा एल बाई एल होता कितने के, डेल्टा एल बाई एल होता है मतलब चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ होता है कितने के, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ होता है स्ट्रेन के। तो डेल्टा एल बाई एल का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेन का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, डेल्टा एल बाई एल का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, इनटू वॉल्यूम। तो ये स्ट्रेन से ये स्ट्रेन का स्क्वायर कट गया, तो फाइनली हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज वायर कि वायर में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, वो बराबर हो गया हमारा हाफ इंटू स्ट्रेस, है ना, इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, है ना। ये हो गया हमारा, फाइनली हमने ड्राइव कर लिया, एंड दिस इज व्हाट वी नीडेड, यही हमें चाहिए था, पोटेंशियल बराबर हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वी। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वॉल्यूम को इधर ले आते हैं, तो वॉल्यूम को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बाय वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी बाय वॉल्यूम बराबर हो जाएगा हाफ, ये फॉर्मूला आपको याद रहनी चाहिए,
स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो पोटेंशियल एनर्जी बाय वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आपसे कोई पूछे, क्या ना, या फिर आपको एग्जाम में है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर कितने के होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और अगर आप लोग को बोले कि पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर, या फिर आपसे कोई ये पूछे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर किसके बराबर होता है? हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम के हो जाएगा। आपको ऐसी क्वेश्चन दे दिया रहेगा, फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना, आराम से आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आपको स्ट्रेस निकालने आता है, आपको स्ट्रेन निकालने आता है, वॉल्यूम आप निकाल लीजिएगा, हाफ का हाफ दिया हुआ रहता है। इससे आपसे सवालात बन जाएंगे। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। बल्क मॉडुलस अच्छे समझ में आ गया होगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये वाला जो कंसेप्ट है ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो आप इस वाली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।